हेलो दोस्तों, आज से हम इतिहास का छठी क्लास की एनसीईआरटी चालू कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जिस तरह से प्रकृति बदला है, जिस तरह से उसके क्वेश्चंस बदले हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इसे पढ़ेंगे। और इसमें मैंने पहले से कुछ एडिट कर रखा है, उसको भी ऐड करते हुए चलेंगे और आप अपने कॉपी में नोट में उस कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन में कोई समस्या ना हो। और जिस तरह से आप मेंस की प्रकृति के साथ साथ प्रीलिम्स इस समय पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए ये छठी से जो 12 तक की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की, उसे हम पढ़ेंगे। तो आज कोशिश करेंगे कि पहला चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आप प्रियम्बल देखिएगा। तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पहले हम लोग देख लेते हैं कितने चैप्टर इसमें हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसमें ख़त्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 12 चैप्टर हैं टोटल। आज हम कब, कहाँ और कैसे वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद से कल से प्रॉपरली हो सकता है अगर या तो 2 चैप्टर ख़त्म हो या 1 चैप्टर ख़त्म हो। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है इसलिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और जिस तरह से इसमें अंडरलाइन किया गया है, आप अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। और मैं आगे चल के बताऊंगा कौन सा शब्द इसमें नोट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। जो मैं इस तरह से पहले जो एडिट करके इस पर लिखा हुआ है, आप उसे अपने नोट में कर सकते हैं, ताकि आप उसे बाद में रट सकें, एक तरह से रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रसीदा का एक सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। अब देखिए, जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया, आप अंडरलाइन करेंगे अगर तो आपके दिमाग में बैठेगा। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे बता सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। आइए देखते हैं कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएं कि अगर हम बात करें तो देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति में हो। लेकिन तुम पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो, बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हो। जैसे कि 1800 साल पहले क्या हुआ था, 2000 वर्ष पहले क्या हुआ था, क्या जान सकते हो। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे तो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, विदेशी वर्णन जो मिलते हैं, इन सब चीज़ों से हम 80,000 साल वर्ष पहले क्या हुआ, 2000 वर्ष पहले क्या हुआ, ये सब हम जान सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको एक रिवाइज के लिए आप प्रीलिम्स की जो टॉपिक्स हैं उसको दे देते हैं। देखिए, स्रोत में हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, साथ ही पाषाणकालीन, मध्यकालीन, नवपाषाणकालीन स्थल एवं उनसे संबंधित जो साक्ष्य हैं उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि आखिर पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में क्या हुआ था। इसी तरह से ताम्र पाषाण काल के जो स्थल संबंधी हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये यहाँ से प्री के लिए क्वेश्चन बनता है। अगर हम मेंस की बात करें तो वहाँ का समाज कैसा था, इसके बारे में होता है। आइए देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखिर पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, इतिहासकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि
उस समय बच्चे कैसे खेल खेलते होंगे और कौन सी कहानियाँ सुनते होंगे और कौन से नाटक देखते होंगे और कौन कौन सी गीत सुनते होंगे। जैसे अगर हम खेल की बात करें तो बनावली से खिलौने की जो गाड़ी मिली है आपको पता होगा। उसी तरह लोथल में पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य मिलते हैं। उसी तरह से आप अगर हम बात करें, वर्ग 3 वर्णों में विभाजित था, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। जाति में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। साथ ही अगर हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें तो उस समय मुखिया जो कहीं कहीं मातृ सत्तात्मक सत्ता थी तो कहीं कहीं पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो आप इसको लोग कहाँ रहते थे तो आप इसको देख, अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अतीत के बारे में हम लोग कहाँ रहते थे। देखिए मानचित्र 1 में अभी नीचे आएगा पृष्ठ संख्या 2 पर। नर्मदा को बताओ, नर्मदा कहाँ है ये आप खोजिएगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों यहाँ से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसमें अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, इसीलिए मैंने पहले यहाँ एडिट कर दिया है कि देखिए इसमें केंद्रीय नेतृत्व होता था, प्रांत का नेतृत्व होता था और स्थानीय नेतृत्व होता था। जो केंद्रीय नेतृत्व होता था उसके अंतर्गत राजा और मंत्रिमंडल आता था। जो प्रांत का नेतृत्व करता होता था उसमें प्रांतपति उसे कहा जाता था और प्रांतीय प्रशासन उसके अंतर्गत आता था। स्थानीय नेतृत्व की बात करें, अगर आप लोग गांव में होते होंगे तो आपको पता है नगर और ग्राम, जो ग्राम से सटे होते हैं, थोड़े से डेवलप होते हैं, उनको नगर कह दिया जाता है। तो ये आप लोगों को पता है। अगर उस तरह की अर्थव्यवस्था की बात करें, उस समय अर्थव्यवस्था कहती थी तो उस समय अर्थव्यवस्था कृषि थी, पशुपालन होता था, उद्योग भी होता था, विनिमय का माध्यम भी था, पुस्तक और अर्थव्यवस्था से संबंधित बातचीत भी मिल। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए यहाँ पर किरथर पहाड़ियों को मैंने यहाँ से पहले से कर दिया है। आप देख सकते हैं सुलेमान यहाँ पे है काबुल के पास में, और इसी तरह से किरथर की पहाड़ी भी आसपास में ही है। तो आप उसको देखिएगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, आप उसको देख सकते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने अपने पहले गेहूँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल के जैसे वस्तुओं को पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो खासी जयंतिया आप जानते होंगे उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में ये गारो खासी, हाँ, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ी है। देख सकते हैं आप मध्य में विंध्याचल पहाड़ी यहाँ पर है और यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ी आपको दिख रही होगी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य के उत्तर में यानी कि ये यहाँ पे है आपका विंध्य, यहाँ पे आपका विंध्य हो गया। विंध्य के उत्तर में यानी कि इस तरफ आप चावल, गेहूँ, यमुना नदी के तट के किनारे ये सब होता था। अब देखिए आरंभिक मानव के जीवन की शुरुआत के समय में कृषि के विकास से संबंधित स्थानों को चिन्हित कीजिए। अब आप यहाँ से
देख सकते हैं आप। एक बात और यहाँ पे भी यह भी ध्यान में रखिएगा कि जो सिंधु नदी है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी है जो सिंधु से डायरेक्ट सबसे लंबी जाके मिलती है। तो इसमें देखिए दिया है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो यूपीएससी ने जो अपने आंसर की में दिया था उसको सतलुज को माना था, तो आप भी उसी को मानिएगा और इसको रट लीजिएगा कर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और उसके लगभग 4700 वर्गपुर इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्रवर्ती इलाकों में चारों इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गंगा के दक्षिण में शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, इसलिए मैंने एडिट करके ये लिख दिया है कि गंगा के दक्षिण में ही मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। आप मैप में देखकर पता लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के रूप दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार अभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। उनको देखिए, जैसे उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, ये भी एक कारण है। लोग उपजाऊ भूमि की तलाश में वहाँ पर जाते थे। सिंचाई की सुविधा जहाँ, जैसे गंगा नदी के किनारे ऐसे काफ़ी डेवलप हुए हैं। उसके बाद से जल मार्ग की उपलब्धि में किस तरह से व्यापार किया जाए जल मार्ग से, उसकी खोज में लोग निकलते थे। यातायात की सहायता मिलती थी, उसकी खोज में लोग निकलते थे। तो ये रहा कुछ। उसके बाद अब देखिए आज लोग यात्रा कैसे करते हैं। एक बार फिर से चित्र 1 को देखो। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बारे में कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के आगमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों के से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरों के विचारों को पहचानते रहे। मतलब हर तरह से लोगों के विचारों को पहचानते रहे, देखते रहे। लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते रहे और एक दूसरे की सभ्यताओं को अपनाते रहे और अब एक दूसरे के सभ्यताओं को, अपनी सभ्यताओं को देते रहे। इस तरह से आगे बढ़ा। देश के नाम, इसको आइए देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया सब इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। आपके पास अगर एटलस होगा तो पता लगाइएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों को यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि परिवेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक
लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 पुरानी जो कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कभी कि ये जो क्या कहते हैं भरत नाम का जो प्रयोग हुआ है वो किस वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में अगर हम जानें तो इसमें कुछ खास जानने को तो है नहीं, तो अतीत के बारे में हम जान लेते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई तरीका है अतीत के बारे में। कई लोगों को पुस्तक में ढूंढना और पढ़ना, उनके ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। मतलब जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि की प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से लिया गया है। ये पांडुलिपियाँ प्राय जिसको अंडरलाइन किया गया, आप उसको ध्यान से देखिएगा और अपने बुक में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं। ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ण नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इसमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक की गई। इसमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये बात ध्यान में रखनी कि जो प्राकृतिक भाषा है उसका प्रयोग आम लोग करते थे, और जो संस्कृत भाषा थी उसको खास लोग, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग करते थे। इन अभिलेखों की अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे हमें पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब उस पर उकेरे गए मिलते हैं, एक तरह से ये लिखा गया है। और कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह वर्णित करवाते हैं ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, देख सकें, उनका पालन कर सकें। देखिए, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो प्रायः शासक लड़ाई के लिए अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखवाते थे। तो अब इसमें कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप इस मृदभांड को देख लीजिएगा, यहाँ पे आप इसको आराम से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिए गए हैं। क्या पुरातत्वों को बौद्ध कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए साहित्यकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। साहित्यकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत प्राप्त करने के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन शब्दों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग संग्रह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुओं तथा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ
पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद यह है कि उस समय शासन अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालन जैसे आम जनता, आम लोग, आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन की को जानने में मदद नहीं मिलती, हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने काट दिया है। आपको पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको देख लेते हैं इतिहास और तिथि के बारे में कुछ। अंग्रेजी में बीसी यानी कि हिंदी के पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, आपको ये पता होगा। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लगाते हैं यानी लिखा पाते हैं। इसका नाम होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य है कि मसीहा के जन्म, ईसा मसीह जो है उनके जन्म के वर्ष से एडी को माना जाता है। आप ये सब जानते होंगे, सामान्य बात है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा अथवा बीसीई का बिफोर ऑफ एरा के नाम से भी जाना जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों में आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का भी होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। और देखिए कुछ अन्यत्र हैं, इसको आप देखिएगा या फिर काट दीजिएगा, इसका कोई महत्व नहीं है हमारे उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, आप इसको मिलाइएगा तो कैसे कैसे मिलेगा, इसलिए मैंने पहले से इसको मिला दिया है। थोड़ा सा ये ऊपर देख लेते हैं। उपयोगी शब्द जो है देखिए, वो यात्रा, आपको पांडुलिपि के बारे में मैंने बता दिया कि जो पांडुलिपि क्या थी, जो पत्रों पर लिखे जाते थे। अभिलेख क्या है, पुरातत्व, इतिहास, स्रोत, अज्ञान लिपि का अर्थ निकालना, ये सब जो है आपको याद रखना है ताकि आप हमें आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकें। अब देखिए, नर्मदा घाटी जो थी वहाँ पर आखेट होता था, संग्रह किया जाता था क्योंकि वहीं पे भोजन ओजन उगते थे। क्योंकि नर्मदा घाटी जो है वहाँ पे नदी है, तो जहाँ पर नदी होगा वहाँ पे कृषि करना आसान होगा। देखिए, मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ी आरंभिक कृषि यहीं पे हुई थी। आप देखिए कि गारो खासी जयंतिया पूर्वोत्तर भारत में है जहाँ 7 सिस्टर्स हैं। उसके बाद से सिंधु अथवा उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर प्रथम नगर बसा था। और गंगा घाटी जो है 20,000 वर्ष पूर्व यहाँ नगर मिलते हैं। आप एक बार महत्वपूर्ण तिथि भी दे सकते। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर थे वो 4,400 ईसा पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2,500 वर्ष पूर्व, पहले बता दिया। वर्तमान इसमें 2,000 वर्ष पूर्व। अब तो ये हो गया आपका। अब इस पर आप देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब दूसरा चैप्टर हम कल देखेंगे, कल और अच्छे से देखेंगे। आज पहला चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पढ़ना है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसी में आप, जैसे इसमें मैंने हाईलाइट किया है, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं और फिर शॉर्ट नोट बनाकर उसे परीक्षा से पहले याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको यह सीरीज NCERT पसंद आई हो तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो। और साथ ही अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। अगर जब यह पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि क्लास 6 की NCERT ख़त्म हो जाएगी, तो मैं आपसे आपका जो डाउट होगा उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।